मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 1 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में देखिए, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। अवलंबन मतलब कि शुरुआत किसने किया था। तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है मेजनी, बी नंबर ऑप्शन आपका हिटलर है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिस्मार्क है और डी नंबर ऑप्शन आपका विलियम प्रथम है। तो याद रखिए कि रक्त और लौह का नीति का अवलंबन जो है आपका बिस्मार्क किया था। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 में देखिए, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। तो प्रश्न को आप बार बार पढ़िएगा, 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़िएगा ताकि प्रश्न आपको दिमाग में छप जाए। ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा और इसको टिक लगाइएगा ताकि आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अच्छे तरीका से याद हो जाए। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका जर्मनी है, बी नंबर ऑप्शन आपका यूनान है, सी नंबर ऑप्शन आपका तुर्की और डी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड है। तो याद रखिएगा आपका यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है आपका प्रेरणा स्रोत रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस, बार भी लिख सकते हैं, वार भी लिख सकते हैं। तो वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है कार्ल मार्क्स का, बी नंबर ऑप्शन आपका टॉलस्टॉय का, सी नंबर ऑप्शन आपका दोस्तोवस्की का और डी नंबर ऑप्शन आपका एंजेलस का। तो याद रखिएगा कि वार एंड पीस जो है आपका टॉलस्टॉय की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि मार्च 1946, कब मार्च 1946 में फ्रांस से वियतनाम, क्या बोला कि फ्रांस एंड वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। जनेवा समझौता, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है हनोई समझौता, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है पेरिस समझौता और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो याद रखिएगा कि हनोई समझौता जो है 1946 में हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था, 1946 में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। यहां से आप देखिए कि कितना टाइप का प्रश्न आपसे बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न बना कि फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उस समझौता का क्या नाम है। तो हनोई समझौता नाम है। आपसे पूछा कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ, तो आप बोलिए कि हनोई समझौता जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच में होगा। 2 सवाल पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ, तो बोलिए कि मार्च 1946 में हुआ। तो चलिए आपको यहां से 3 प्रश्न आपका बनता है। आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 आपका है कि लखनऊ समझौता, यहाँ पर ये आपका लखनऊ समझौता है। पूछा कि किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ। ए नंबर ऑप्शन आपका 1916 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1918 में, सी नंबर ऑप्शन है आपका 1920 में और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1922 में। तो आप याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इस प्रश्न में आप याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। अब इसका अध्यक्ष पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था। आपसे पूछेगा कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ तो इसका अध्यक्ष कौन है। तो आप याद रखिएगा कि इसका अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार था। अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और इसका अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार था।
अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यहाँ पर ये आपसे प्रस्ताव पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस तो ए नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है कि सितंबर 1920 कलकत्ता में, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, सी नंबर ऑप्शन जो है नवंबर 1920 फैजापुर में, और डी नंबर ऑप्शन आपका है दिसंबर 1920 नागपुर में। तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो नागपुर के अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था, तो दिसंबर 1920 में हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया। ए नंबर ऑप्शन आपका 1854 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1907 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1915 ईस्वी में, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1923 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में किया था, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। 7 के बाद आपका 9 आ गया था, ठीक है 8 नंबर छोड़ दीजिए, 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 आपका है कि गिरमिटिया मजदूर, क्या बोला कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। क्या सवाल है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के, अब पूछा है गिरमिटिया मजदूर कहां से भेजे जाते थे, तो आप याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर जो है आपका बिहार से भेजे जाते थे। किस बिहार से भेजे जाते थे, तो पूछ रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपसे बोला क्षेत्र कि किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है पूर्वी क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन आपका है पश्चिमी क्षेत्र, और सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तरी क्षेत्र, और डी नंबर ऑप्शन आपका है दक्षिणी क्षेत्र। तो सबसे पहले याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर जो है आपका बिहार से भेजे जाते थे। आपसे क्या बोला कि किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो आप याद रखिएगा कि पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 को दिया गया कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो ए नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, सी नंबर ऑप्शन आपका जापान, और डी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड। तो याद रखिएगा कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है आपका अमेरिका में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 11 को देखिए। प्रश्न संख्या 11 दिया गया कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां अवस्थित है। भारत का प्रथम बोला है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां अवस्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है मथुरा में, बी नंबर ऑप्शन आपका है बरौनी में, सी नंबर ऑप्शन आपका है डिगबोई में, और डी नंबर ऑप्शन आपका है पटना में। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आप याद रखिएगा कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है आपका बरौनी में स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया है कि भाखड़ा नागल परियोजना, क्या बोला कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। आपसे बोला कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है नर्मदा नदी पे, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया झेलम, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया सतलज नदी पे, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है ब्यास नदी में। तो याद रखिए कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश, कौन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर अवस्थित है, और पंजाब की सीमा पर अवस्थित है, पंजाब की सीमा पर है, पंजाब की सीमा पर अवस्थित है। अवस्थित है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी के किनारे पर सतलज नदी पर अवस्थित है। उसके बाद याद रखिए कि सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर अवस्थित है। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न संख्या 13 आपका है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन आपका गया, बी नंबर ऑप्शन आपका है बरौनी, सी नंबर ऑप्शन आपका है समस्तीपुर और डी नंबर ऑप्शन आपका है कटिहार। तो याद रखिएगा ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है आपका बरौनी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया गया है कि मैग्रोस का सबसे अधिक विस्तार है, या मैग्रो वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया सुंदरवन में, सी नंबर ऑप्शन में आपका है पश्चिमी तटीय प्रदेश में और डी नंबर ऑप्शन आपका है पूर्वोत्तर राज्यों में। तो याद रखें कि मैग्रोसोस का सबसे अधिक विस्तार जो है आपका सुंदरवन में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 50%। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बी नंबर में ऑप्शन में दिया गया 100%, सी नंबर में ऑप्शन में दिया गया 150% और डी नंबर में दिया है 200%। तो देख रहे हैं कि इसमें पूछा कि कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन आंसर दिया गया है आपका प्रतिशत में। तो आप प्रतिशत वाला याद नहीं कीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। तो याद रखिए कि भारत में जो है 95 प्रकार का खनिज पाया जाता है। कितने प्रकार का। तो 95 प्रकार का खनिज पाया जाता है। प्रकार में बोलेगा तो 95 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत बोलेगा तब आप इसमें 100 में टिक कीजिएगा। जब प्रतिशत बोलेगा तब, जब प्रतिशत कहेगा तब आप इसमें 100 में टिक लगाइएगा। जब आपसे प्रकार बोलेगा तो 95 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया है कि भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, या कृषि कार्यों पर आधारित है। प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है कि भारत में कितने जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, या कितने क्या बोला कि भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगा हुआ है या संलग्न है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि 1/3, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 2/3, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 1/4 और डी नंबर ऑप्शन में दिया है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी 4 में 3। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 2/3 का मतलब होता है 2/3 और 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो याद रखिए कि भारत की जनसंख्या जो है 2/3 जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में दिया कि भारत में किस किस्म की कॉफी पाई जाती है। आपसे कॉफी पूछा कि भारत में जो है किस किस्म की कॉफी पाई जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है चीनी प्रकार की, बी नंबर में ऑप्शन में दिया है अरेबिका, सी नंबर में ऑप्शन में दिया गया ब्राजीलियन और डी नंबर ऑप्शन में दिया है अमेरिकन। तो याद रखिए कि भारत में जो है 2 प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। कितने प्रकार की। 2 प्रकार की। एक होता है अरेबिका और दूसरा होता है रोबस्टा। कितना प्रकार का कॉफी उगाया जाता है। तो भारत में 2 प्रकार का कॉफी उगाया जाता है। एक होगा अरेबिका और दूसरा होगा रोबस्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। रोबस्टा को भी आप याद रखिए, कभी कभी ऑप्शन में आपका रोबस्टा दे देगा
तो रोबस्टा में टिक करिएगा, अरेबिका दे देगा तो अरेबिका में टिक कर दीजिएगा, दोनों देगा तो दोनों में टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रश्न संख्या 18 आपका एकदम वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न जो है रिपीट करता है। तो प्रश्न संख्या है कि आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन देखिएगा कि किस प्रकार से देगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की संख्या कितनी है। तो आप याद करिएगा कि संख्या जो है 4 है। संख्या कितना है, संख्या बोलेगा तब बोलेगा कि महामार्ग की संख्या आपका 4 है। तो आप पूछेंगे सर 4 कौन कौन है, तो चारों के नाम बता देते हैं। पहला आपका हो जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता हो जाएगा। उसके बाद मुंबई हो जाएगा, उसके बाद आपका चेन्नई हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा दिल्ली। चारों को आप टिक कर लीजिए। अब सवाल देखिए किस प्रकार से पूछेगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की संख्या कितना है। तो संख्या आपका 4 है। कौन कौन है, तो कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है। अब देखिए कि इसमें ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है। ए नंबर में दिया है लखनऊ, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है पटना, सी नंबर में ऑप्शन दिया है गांधीनगर, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है चेन्नई। तो हम आपको ये बताए ना कि यहाँ पर भी चेन्नई भी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, कलकत्ता में है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आप क्या करिएगा, चारों नाम को याद कर लीजिएगा। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, ये सब आपका आईपीएल का टीम है, याद रखिएगा आईपीएल का टीम है। आईपीएल का टीम है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसमें से 4 में से कोई आपका एक ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा है, इसलिए आप चारों को याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि चूना पत्थर, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है, किस उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है सीमेंट उद्योग में, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि लोहा उद्योग में, सी नंबर ऑप्शन में आपका शीशा उद्योग में, और डी नंबर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि चूना पत्थर का उपयोग जो है सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है। राजमार्ग की संख्या पूछा कितना है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 1, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 2, सी नंबर ऑप्शन में दिया 3 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया 4। तो आप याद रखिए कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है आपका 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत में कहां, आपसे बोला कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपको कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको ये प्रश्न जो है नहीं मालूम होगा। आपसे क्या बोला कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यदि राज्य पूछ देगा तो बिहार हो जाएगा। किस राज्य में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आपका बिहार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया गया कुछ इस प्रकार से है कि लोकसभा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया विधानसभा, सी नंबर में आपका ऑप्शन है मंत्रिमंडल, और डी नंबर में ऑप्शन है कि पंचायती राज संस्था में। तो याद रखिए कि भारत में पंचायती राज में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी पूछते हैं कि भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, राज्य बोलेगा औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो ऑप्शन दे देगा बिहार। तो आप उसमें बिहार में टिक कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे जब ऑप्शन देगा तो आप इसको टिक कीजिएगा पंचायती राज संस्थाओं में। अब प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 में दिया गया कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि इसका अभिप्राय जो होता है, ए नंबर ऑप्शन आपका है। ए नंबर ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन आपके स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी नंबर ऑप्शन में है कि समाज द्वारा,
स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। सी नंबर ऑप्शन में आपका है कि बालक और बालिका की संख्या का अनुमान। और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ठीक है, व्यवस्था बिहार सरकार जो है पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, लेकिन आपसे बोला कि कितना प्रतिशत। ए नंबर ऑप्शन में दिया 40%, बी नंबर ऑप्शन दिया 55%, सी नंबर ऑप्शन में 50% और डी नंबर में ऑप्शन आपका 60%। तो याद रखिए कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है आपका 50% करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। याद रखिएगा आपसे बोला कि कौन संबंधित नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन में है कि जाति प्रथा का उन्मूलन, बी नंबर ऑप्शन में आपका है दलित सेना का गठन, सी नंबर ऑप्शन में आपका भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति और डी नंबर में ऑप्शन आपका है कि औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति। तो याद रखिएगा कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से संबंधित जो है औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति का बात नहीं करता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। आपसे बोला है नहीं वाला, इसलिए आपका नहीं वाला आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 25 को देखिए। 25 नंबर प्रश्न में आपको दिया है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण बोला कि क्या है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। ए नंबर ऑप्शन में है कि पानी की कीमत में वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन में है कि खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी नंबर ऑप्शन में है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और डी नंबर ऑप्शन में आपका है कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि। तो याद रखिए कि बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण जो था आपका पानी की कीमत में वृद्धि था, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को देखिए। प्रश्न संख्या 26 में आपको दिया गया है कि राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का आशय है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि अफसरों के समूह से, बी नंबर ऑप्शन में आपका है कि सेनाओं के समूह से, सी नंबर में ऑप्शन में दिया कि व्यक्तियों के समूह से और डी नंबर ऑप्शन है कि आपका है किसानों के समूह से। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसका जवाब खुद से भी दे सकते हैं कि राजनीतिक दलों का आशय जो होता है व्यक्तियों के समूह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 27 को देखिए। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है कि असमान अवसर, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया क्षणिक अवसर, सी नंबर ऑप्शन में दिया है समान अवसर और डी नंबर ऑप्शन में दिया है उपयुक्त तीनों। तो याद रखिएगा लोकतंत्र में नागरिकों को आपका समान अवसर मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलता है। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रश्न संख्या 28 में दिया गया है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। आपसे बोला कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। ए नंबर ऑप्शन है आपका 90 करोड़, बी नंबर में आपका 71 करोड़, सी नंबर ऑप्शन में 75 करोड़, डी नंबर ऑप्शन में 95 करोड़। तो याद रखिएगा कि मतदाताओं की संख्या जो है आपका 90 करोड़ है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 को देखिए। प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया नागरिकों के उदासीनता पर। बी नंबर ऑप्शन में क्या है कि आपका है कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। सी नंबर ऑप्शन में है आपका नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और डी नंबर ऑप्शन में आपका है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो याद रखिए कि लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, मतलब कि बुद्धि के द्वारा सहभागिता पर होता है। तो आप एक बार इसको याद रखिए कि लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए। प्रश्न संख्या 30 आपका है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन होगा आपका मुख्यमंत्री, बी नंबर ऑप्शन होगा आपका गृह मंत्री, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा प्रधानमंत्री और डी नंबर ऑप्शन होगा आपका रक्षा मंत्री। ये प्रश्न जो है आपको भी पता होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 31 को देखिए। प्रश्न संख्या 31 है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद घटता गया, बी नंबर ऑप्शन में बढ़ता गया, सी नंबर में स्थिर और डी नंबर में आपका सभी गलत है। तो प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न में आपको दिया गया है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में, आपसे बोला प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद जो है हमेशा घटता गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 को देखिए। प्रश्न संख्या 32 को दिया गया कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को हम लोग धन निष्कासन का सिद्धांत भी बोलते हैं। राष्ट्रीय आय बोलिए या धन निष्कासन सिद्धांत बोलिए, धन निष्कासन सिद्धांत बोलिए। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया या धन निष्कासन का सिद्धांत दिया 1968 में, 1967 में, 1969 में या 1968 में। तो याद रखिएगा ये आपका 1868 या आपका 1968 है। तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में लगाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखिएगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। राष्ट्रीय आय का अनुमान कब दिया, तो 1868 में दिया। तो यहाँ से आपका 3 सवाल बनता है। फिर से सुनिए, धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय आय का अनुमान तो दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया, तो 1868 में दिया। अब प्रश्न संख्या 33 को देखिए। प्रश्न संख्या 33 आपका है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है साख, बी नंबर ऑप्शन में दिया है ऋण मुद्रा, सी नंबर में ऑप्शन में क्या शुद्ध मुद्रा और डी नंबर ऑप्शन में क्या मिश्रित मुद्रा। तो याद रखिए कि चेक एक प्रकार की मुद्रा जो है आपका साख मुद्रा है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को देखिए। कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसा निकाले जा सकते हैं। तो क्या इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका 12 घंटा, बी नंबर ऑप्शन आपका 6 घंटा, सी नंबर ऑप्शन आपका 24 घंटा, डी नंबर ऑप्शन आपका 9 घंटा। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि एटीएम से हम लोग कब तक पैसा निकाल सकते हैं, 12 घंटे तक, 6 घंटे तक, 24 घंटे तक, 9 घंटे तक। अब आप ही इसका जवाब दीजिए कि एटीएम से आप कब पैसा निकालिएगा। तो आप बोलिए कि सर एटीएम से हम किसी भी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा।
ये प्रश्न जो है हम आपके लिए छोड़ दिए, ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क हो गया, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब प्रश्न संख्या 35 को देखिए। प्रश्न संख्या 35 में दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी मतलब कि फाइनेंशियल कैपिटल। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका मुंबई, बी नंबर ऑप्शन आपका दिल्ली, सी नंबर ऑप्शन आपका पटना और डी नंबर ऑप्शन आपका बेंगलोर। तो याद रखिएगा कि वित्तीय राजधानी जो है आपका मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। वित्तीय राजधानी कौन है, तो वित्तीय राजधानी जो है आपका मुंबई है। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। प्रश्न संख्या 36 आपका है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बने। ए नंबर ऑप्शन आपका 1929 में, 1919 में, 1918 में और 1914 में। तो याद रखिएगा कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो है 1918 में बनी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 37 को देखिए। प्रश्न संख्या 37 में दिया गया है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है। ए नंबर ऑप्शन आपका परस्पर, बी नंबर ऑप्शन आपका उल्टा, सी नंबर ऑप्शन आपका विरोधी और डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से तीनों। तो याद रखिए कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के परस्पर क्रिया के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 38 को देखिए। प्रश्न संख्या 38 आपका है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो याद रखिए कि वैश्वीकरण का अर्थ जो है आपका व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसको आप एक बार फिर से पढ़िए कि वैश्वीकरण का अर्थ जो है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ आपका समन्वय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 को देखिए। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से मतलब कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, मतलब कि मानव के द्वारा कौन सा आपदा है। ए नंबर ऑप्शन आपका है कि सांप्रदायिक दंगा, तो दंगा तो आपका कोई मानव ही करता है, कोई मनुष्य ही करता है। बी नंबर ऑप्शन आपका है आतंकवाद, सी नंबर ऑप्शन आपका महामारी और डी नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो याद रखें कि मानव जनित आपदा जो है इनमें से सभी है, महामारी भी है, आतंकवादी भी है और दंगा भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के द्वारा पूछा कि मानव के द्वारा इनमें से कौन सा आपदा है, तो आपका तीनों होगा। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। प्रश्न संख्या 40 है कि स्थल पर मतलब कि भूमि पर, स्थल पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है सुनामी, बी नंबर ऑप्शन आपका चक्रवात, सी नंबर ऑप्शन आपका भूकंप और डी नंबर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि स्थल पर जो कंपन होता है उसको भूकंप के नाम से जाना जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। तो बस आपका यहीं तक आपका वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा और आप घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे, वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा, आप वहां से आप जल्दी से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।